नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर के, जो कि आगामी सीटेट परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि 28 दिसंबर 2022 से आपकी सीटेट परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ जाइए, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। चलिए प्रारंभ करते हैं और लेते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। और सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में बन रहे हैं, आ रहे हैं। तो एक नज़र सब कवर। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो BF स्किनर है। BF स्किनर। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कौन है? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर, BF स्किनर। इन्होंने प्रयोग कब किया था? ये 1938 में किया था। और पूछा जाए इन्होंने किस पे प्रयोग किया था, तो चूहे और कबूतर पे किया था। किस पे किया था? चूहे और कबूतर पे किया था। चूहे पे 1930 में और कबूतर पर 1943 में। नेक्स्ट, यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध एवं नैमित्तिकवाद का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? BF स्किनर है। और कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। और यह प्रयोग कब किया था इन्होंने? 1938 में किया था। कब किया था? 1938 में किया था। अब आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है कि स्किनर ने किन पर प्रयोग किया था? स्किनर ने किन पर प्रयोग किया था? तो चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? चूहे और कबूतर पर प्रयोग किया था। और यहाँ से प्रश्न बनता है कि कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रभाव नियम पर आधारित, मतलब स्किनर किसका सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है? तो किसका सिद्धांत है? स्किनर के सिद्धांत है। तो ये क्या कहता है कि यह सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। किस पर है? प्रभाव के नियम पर आधारित है। इस सिद्धांत को कार्यात्मक प्रतिबद्धता तथा साधक अनुबंध व नैमित्तिकवाद के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपकी परीक्षा में पूछा जाता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के उपनाम या अन्य नाम, इसको RS थ्योरी के नाम से जाना जाता है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सक्रिय अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, अभिक्रमित अनुदेशन के नाम से जाना जाता है और नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। सीधा सीधा परीक्षा में आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि RS थ्योरी किसने दी? RS थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? स्किनर है। RS थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? तो किसने दिया? स्किनर ने दिया। नेक्स्ट पूछता है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो स्किनर ने दिया। तो यह बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि RS थ्योरी किसने दी? RS थ्योरी किसने दी? स्किनर ने दी। RS थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने। सक्रिय अनुबंधन, अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर ने जो है दो प्रकार के व्यवहार बताए। कितने प्रकार के बताए? स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। नंबर 1 प्रतिवादित व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? इसमें अनैच्छिक क्रिया होती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना, ये अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। सेकंड बताया इसने क्रिया प्रसूत व्यवहार, यानी कि ऑपरेंट बिहेवियर। इसमें क्या होता है? ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना दौड़ना आदि। ये क्या होती हैं? ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। तो स्किनर ने कितने प्रकार के व्यवहार बताए? स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए। स्किनर ने दो प्रकार के व्यवहार बताए, प्रतिवादित व्यवहार, रेस्पोंडेंट बिहेवियर। इसमें अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे प्रकाश पड़ने पर आंखों का झपकना। नेक्स्ट क्रिया प्रसूत व्यवहार, ऑपरेंट बिहेवियर। इसमें ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे चलना दौड़ना आदि। इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट, स्किनर के अनुसार पुनर्बलन। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सतत पुनर्बलन, नंबर 2 निश्चित अंतराल पुनर्बलन, नंबर 3 निश्चित अनुपात पुनर्बलन और नंबर 4 परिवर्तनशील पुनर्बलन। तो स्किनर ने 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। तो स्किनर साहब ने 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया। नंबर 1 सतत पुनर्बलन, नंबर 2 निश्चित अंतराल पुनर्बलन, नंबर 3 निश्चित अनुपात पुनर्बलन और नंबर 4 परिवर्तनशील पुनर्बलन। यहाँ से आपके इनमें से 2-3 ऑप्शन उठा लेता है, एक ऑप्शन गलत उठा लेता है और वहाँ से पूछ लेता है कि स्किनर के अनुसार पुनर्बलन का कौन सा प्रकार नहीं दिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसका। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीन पियाजे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। ये संज्ञानात्मक विकास है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जीन पियाजे साहब आपकी परीक्षा में पूछे भी जा रहे हैं और पूछे ही जाने हैं। तो एक जीन पियाजे क्या है? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। कौन है? जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। और जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, बालकों में बुद्धि के प्रकार के क्रमिक विकास को जीन पियाजे ने कितने भागों में बांटा था? 4 भागों में बांटा था। कौन कौन से होते हैं वो? नंबर 1 ये, 2, 3 और 4। नंबर 1 संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 4 अवस्थाएं जीन पियाजे साहब ने दी है। तो जीन पियाजे साहब आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या है? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे साहब संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक हैं। और जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट, आपका बालकों में बुद्धि के प्रकार के क्रमिक विकास को जीन पियाजे ने 4 अवस्थाओं में बांटा। नेक्स्ट, नंबर 1 संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। और नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। तो यहाँ से सीधा सीधा आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार बनता है? अब देखिए, पूछ लेगा संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है? तो जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे हैं। बता देते हैं आपको। सबसे पहला प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विकासात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। तो कौन है? जीन पियाजे साहब है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा आपका, जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे? तो जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के। और इसने जो है कितने प्रकार की जो है बच्चों में बुद्धि कितने प्रकार की बताई, यानी कितने प्रकार की अवस्थाएं इन्होंने दी हैं बच्चों की। बच्चों में बुद्धि के कितने प्रकार की अवस्थाएं, कितने अवस्थाओं में बांटा है? तो 4 अवस्थाओं में बांटा है। कितने में बांटा है? 4 अवस्थाओं में बांटा है इन्होंने। 4 अवस्थाओं में बांटा है इन्होंने। जीन पियाजे ने विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है। कौन कौन सी अवस्थाएं? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये क्या होती है? ये 0 से 2 वर्ष होती है। जन्म से 2 वर्ष होती है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछी है तो ये 2 से 7 वर्ष होती है। ये 7 से 11 वर्ष होती है। और ये 11 से 15 वर्ष होती है। 11 से 15 वर्ष होती है। 11 से 15 वर्ष होती है। तो यहाँ से भी प्रश्न सीधे सा बन जाता है। पूछ लेता है पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था का काल कितना है? तो ये जन्म से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष तक होती है। अगली 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो यह इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो जीन पियाजे की जो अवस्थाएं हैं क्या है वो? संवेदीगामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। तो यहाँ सीधे सीधे आपकी परीक्षाएं पूछी जाती हैं। आपसे ये भी पूछ सकता है कि पियाजे के अनुसार संवेदीगामक अवस्था का काल है तो 0 से 2 वर्ष है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है मूर्त अवस्था कब से होती है? तो मूर्त अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष तक होती है।
तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, ये टाइपिंग मिस्टेक है, संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ देखिए आपका सीधे सीधे प्रश्न बनने वाले जो आपकी परीक्षा में आते हैं सीधे सीधे, वो देखिए। संवेदी गामक अवस्था में बच्चे में क्या होता है, इसमें वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। क्या आता है? वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। आगे आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में क्या, यह अतार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी कि बच्चा अतार्किक चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में क्या है, बच्चा मूर्त चिंतन करने लगता है। नेक्स्ट आपका औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था में तार्किक चिंतन की अवस्था है, यानी कि इसमें अमूर्त चिंतन के साथ तार्किक चिंतन भी बच्चा करने लगता है। सीधे सीधे आपकी परीक्षा में आने वाले एक एक लाइन यहाँ प्रश्न है ये, सीधे सीधे आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो इससे बढ़िया और तो आपको मिलेगा नहीं। बहुत ही आसान और इजी तरीके से हमने आपको समझाया है यहाँ पे। चलो एक बार और रिवाइज करा देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि वस्तु स्थायित्व का गुण, वस्तु स्थायित्व का गुण बच्चे में कब आता है, वस्तु स्थायित्व का गुण कि बच्चा कब स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है, तो वो संवेदी गामक अवस्था में। अगर यहाँ समय पूछे तो समय क्या होता है, 2 से 7 नहीं, 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष है ना, महत्वपूर्ण। आगे आपका पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, अगर आपसे पूछे प्रश्न कि पियाजे के अनुसार अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है, तो कौन सी है आपकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 2 से 7 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे कि मूर्त चिंतन की अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था तो कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, मूर्त चिंतन की अवस्था। ये कब से कब तक होती है, 7 से 11 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछे अमूर्त और तार्किक चिंतन की अवस्था, यानी कि बच्चा कब अमूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है, तो कौन सी अवस्था है वो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 11 से 15 वर्ष तक होती है। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चा कब वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है, तो वो कब करता है, संवेदी गामक अवस्था में करता है। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाए अतार्किक चिंतन की अवस्था है, तो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये अतार्किक चिंतन की अवस्था है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूर्त चिंतन की अवस्था है, तो कौन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगर आपसे पूछा जाए औपचारिक संक्रियात्मकता, यानी कि किस अवस्था के अंदर, जीन पियाजे की किस अवस्था के अंतर्गत बच्चा जो है अमूर्त और तार्किक चिंतन करने लगता है, तो कौन सी है वो, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। सीधे सीधे प्रश्न यहीं से आएंगे और आते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब परीक्षा में सीधा आप ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज फर्स्ट नंबर पे आती है, सेंसरी मोटर स्टेज। क्या, सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। सेकंड नंबर पे प्री ऑपरेशनल स्टेज, नेक्स्ट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ये 4 स्टेज आपकी आती हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनका क्रम ध्यान रखिएगा। हिंदी में इनके नाम ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए ये आप ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में इनके नाम ध्यान रखिएगा, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। आप थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको हम बताने जा रहे हैं, सीधे सीधे परीक्षा में आती हैं यहाँ से आपके। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, वो बताइए हमने आपको, 4 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं बताइए हमने, 4 अवस्थाएं जीन पियाजे साहब ने दी हैं। नंबर 1 संवेदी गामक अवस्था, नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और नंबर 4 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि नंबर 1 सेंसरी मोटर स्टेज, नंबर 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज, नंबर 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और नंबर 4 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो अब यहाँ देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि बच्चा ज्ञानेंद्रियों जैसे आँख, नाक, कान, स्किन आदि के माध्यम से सीखता है। तो किस में सीखता है, बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किस अवस्था में सीखता है, तो वो संवेदी गामक अवस्था में सीखता है।
संवेदी गामक अवस्था में सीखता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि जीववाद जब बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता तो यह पियाजे के अनुसार किस अवस्था में आता है? तो ये कौन सी में आता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है जीववाद, जब सजीव और निर्जीव में बच्चा अंतर नहीं कर पाता। अगला अहम केंद्रित, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है सब कुछ सही है। ये कौन सी अवस्था में आता है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। नंबर 3 है अपलटावी, जब बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्याओं आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता तो क्या होता है? वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जीन पियाजे के अनुसार। अगला है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वह अवस्था जिसमें बच्चा आगमनात्मक तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। नेक्स्ट औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या क्या है? इसमें निगमात्मक तर्क जो है बच्चा करने लगता है। इसमें बच्चा नियम से उदाहरण की ओर तर्क करने लगता है, यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर जो है बच्चा जो है तर्क करने लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, आपकी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमने आपको बताया फर्स्ट संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है? संवेदी गामक अवस्था में क्या होता है कि बच्चा जो है क्या है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है, जैसे आँख, नाक, कान, जीभ आदि के माध्यम से वो है हर चीज़ को जो है मतलब उससे जो है सीखता है, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। नेक्स्ट है आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपके। इसके अंतर्गत 3 चीज़ें आती हैं, जीववाद, अहम केंद्रित और अपलटावी। जीववाद यानी बच्चा सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। आपने कई बार देखा कि बच्चा खेलते खेलते गिर जाता है और वो रोने लगता है और उसके सामने उसके घर वाले आकर के उसको ज़मीन को पीटते हैं, मारते हैं, तो बच्चे को लगता है कि हाँ इसको चोट लग रही है और बच्चा चुप हो जाता है, खुश हो जाता है। तो ये क्या होता है? ये जीववाद होता है, वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। नेक्स्ट अहम केंद्रित, यानी कि जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि वह जो कुछ कर रहा है वह सब कुछ सही है। आपने देखा ना बच्चे को, कई बार जब कुछ कर रहा होता है और आपसे डांटते हो तो नहीं सुनता, उसको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ सही है। नेक्स्ट अपलटावी, में क्या, जब बच्चा वस्तुओं, संख्याओं आदि को उलटना पलटना सीखता है। जैसे कि बच्चे ने आपको दिया 2 + 3 कितने होते हैं, तो बच्चे को आपने दिया 2 + 3 कितने होते हैं, तो बच्चे ने बताया 5 होते हैं। पर अगर बच्चे को आपने दे दिया 3 + 2 बराबर कितने होते हैं, तो बच्चा इसका जवाब नहीं दे पाता। तो बच्चे को जो है अपलटावी यानी कि वस्तुओं के संख्याओं का उलटना पलटने का ज्ञान नहीं होता। उलटने पलटने का ज्ञान क्या है? नहीं होता है। नेक्स्ट आपका है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है? बच्चा आगमनात्मक तर्क करने लगता है। इसमें बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है, यानी कि जो आप उदाहरण देते हो उसके ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे आपने बताया कि पेड़ों के काटने से क्या होगा, पेड़ हमें क्या देते हैं, तो बच्चा कुछ बता देता है कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, नहीं काटना चाहिए, इनसे ऑक्सीजन मिलती है। तो पेड़ आगे की बात बताता है, मतलब बच्चा आगे की जो है मतलब बच्चा इसमें उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। नेक्स्ट आपका निगमनात्मक तर्क, यानी कि बच्चा क्या है कि इसमें नियम से उदाहरण के तर्क करने लगता है, यानी कि बच्चा अपने माइंड में ही, अपने दिमाग में ही किसी भी गणित के सवाल का या किसी भी समस्या का हल कर लेता है। तो ये क्या होती है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये अवस्थाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हूबहू ऐसे ही तैयार कर लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ही पढ़िए, पेपर में ऐसे ही आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न ले लेते हैं फटाफट, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ले लेते हैं फटाफट। चलिए जुड़ जाइए। प्रश्न 1 है हमारा, मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव है, यह कथन किसका है? मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी मैकडूगल, ऑप्शन डी वाटसन। जल्दी से जवाब दीजिए क्या होगा? जवाब दीजिए क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्किनर। ये स्किनर का कथन है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार व अनुभव का मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव है, यह कथन है स्किनर का। किसका है? स्किनर का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का? क्रो एंड क्रो का, पियाजे का, स्किनर का या कोहलर का? बताइए। तो ऑप्शन सी इज द राइट, स्किनर साहब, स्किनर का है। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट प्रश्न है आपका पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से, पारितोषिक यानी कि पुरस्कार, पुरस्कार यहाँ पे ये भी आ सकता है, पुरस्कार व सजा, ये भी आपके प्रश्न में बन सकता है कि पुरस्कार व सजा या पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। प्रेक्षणात्मक प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, क्रिया प्रस्तुत अधिगम और शास्त्रीय अनुबंधन। बताइए क्या आंसर होगा। नंबर 1 प्रेक्षणात्मक अधिगम, सामाजिक अधिगम, नंबर 2, नंबर 3 क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, नंबर 3 शास्त्रीय अनुबंधन। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मनोविज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है या किसकी परिभाषा है। मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है, किसका परिभाषा है। नंबर 1 डेविस की, नंबर 2 स्किनर, नंबर 3 बियंजा। राइट आंसर बी, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर स्किनर। तो किसके द्वारा है, मनोविज्ञान शिक्षा का सबसे बुनियादी विज्ञान है, स्किनर ने कहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है स्किनर। नेक्स्ट प्रश्न है स्किनर ने निम्नलिखित में से किस पे अपना अध्ययन किया था या अपना प्रयोग किस पे किया था। ऑप्शन ए चूहों पर, ऑप्शन बी कबूतर पर, ऑप्शन सी कुत्ते पर और ऑप्शन डी ए वे बी दोनों। जी हाँ बिल्कुल, स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे व कबूतर पे किया था। किस पे किया था, चूहे व कबूतर पे किया था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण किसी लक्षित व्यवहार को डैश, जबकि दंड लक्ष्य व्यवहार को डैश है। ऑप्शन ए हटाता है, स्थापित करता है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ाता है, घटाता है, ऑप्शन नंबर सी हतोत्साहित करता है, प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन नंबर सी अवरोधित करता है, बढ़ाता है। राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर आपका होगा बी, बढ़ाता है और घटाता है, बढ़ाता और घटाता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है वह अधिगम। नेक्स्ट में वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है, वह अधिगम जो व्यवहार के प्रभाव का परिणाम है कहलाता है। नंबर 1 अनुकूलित अनुबंधन, अनुक्रिया अनुबंधन, सकारात्मक अनुबंधन और क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। राइट आंसर क्या होगा आपका। तो राइट आंसर होगा आपका डी, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जिसे नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, नैमित्तिक अनुबंधन, नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है सुदृढ़ीकरण। सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार हैं। नंबर 1 निरंतर व रुक रुक कर, नंबर 2 निहित और स्पष्ट, नंबर 3 प्राथमिक और माध्यमिक, नंबर 4 स्थिर और यादृच्छिक। आंसर दीजिए अपने का। आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इज ए, राइट आंसर ए, निरंतर और रुक रुक कर सुदृढ़ीकरण के 2 व्यापक प्रकार हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। देखिए इंपॉर्टेंट है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत शिक्षकों के लिए, किसके लिए, शिक्षकों के लिए निम्न में से निहितार्थ है। विद्यार्थियों को पर्याप्त अभ्यास कराना चाहिए, प्रवृत्ति को रोचक बनाएं, नंबर 3 उचित व्यवहार को पुनर्वलन किया जाए, नंबर 4 विद्यार्थियों को बार बार प्रयत्न कराना चाहिए। राइट ऑप्शन क्या होगा आपका। राइट ऑप्शन इज सी, उचित व्यवहार को पुनर्वलन किया जाए, उचित व्यवहार का पुनर्वलन किया जाए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है पुनर्वलन की अवधारणा किसने दी। पुनर्वलन की अवधारणा किसने दी। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्किनर ने 4 प्रकार के पुनर्वलन बताए हैं। तो पुनर्वलन की अवधारणा किसने दी थी। ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी क्लार्क हल, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी पावलोव। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, स्किनर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित हैं। संरचनावाद से, प्रकार्यवाद से, व्यवहारवाद से या गेस्टलवाद से। तो पावलोव एंड स्किनर। पावलोव और स्किनर।
किससे संबंधित है ये? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे? व्यवहारवाद से संबंधित है। व्यवहारवाद से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, व्यवहारवाद। तो पावलोव व स्किनर व्यवहारवाद से संबंधित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन आरंभ कर देता है? तो देखिए, जैसे हमने आपको पीछे बताया था, ये आपकी कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज है। संवेदी प्रेरक अवस्था है पहली अवस्था जो है। ये आपका पूर्व संक्रियात्मक है 2 से 7 वर्ष, और ये मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष, और ये क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था के अंतर्गत जो है बच्चा अमूर्त चिंतन के साथ तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन नंबर 1 औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और ऑप्शन नंबर 4 संवेदी प्रेरक अवस्था। तो बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो नंबर 3 इज द राइट आंसर, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या है? बच्चा वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में तार्किक रूप से चिंतन शुरू कर देता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। सीधे सीधे आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं और सीधे सीधे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान लगा करके अपनी स्टडी कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चा वस्तु स्थायित्व, देखिए वस्तु स्थायित्व हमने आपको बताया था, वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करने लगता है। नंबर 1 मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक चरण, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो हमने आपको बताया था संवेदी प्रेरक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसमें क्या करता है बच्चा? वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करना शुरू कर देता है, यानी कि इस अवस्था के अंदर बच्चा क्या है? अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। किनके माध्यम से सीखता है? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ज्ञानेंद्रिय यानी कि आँख, कान, नाक आदि के माध्यम से सीखता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जा सकता है डैश कहलाती है? प्रत्यक्षण, समावेशन, समावेशन, या स्कीमा? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 समायोजन। क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्य वैज्ञानिक हैं जो इस संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यह इंपॉर्टेंट कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आता है। नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 यूंग, नंबर 3 वुड्स, नंबर 3 पियाजे। तो यहाँ राइट आंसर आपसे क्या होगा? पियाजे साहब ने ये कथन दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का हिस्सा नहीं है? देखिए हमने आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पढ़ाई थी, इसके अंतर्गत हमने आपको 3 चीज़ें बताई थी। क्या बताया था हमने आपको? एक तो बताया था हमने आपको जीववाद, दूसरा हमने बताया था आपको अहम केंद्रित, और तीसरा हमने आपको बताया था अपलटावी। ये 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ये अपलटावी है, 3 चीज़ें हमने आपको बताई थी, तो आप देख लीजिएगा। अहम केंद्रिता यहाँ पे आत्म केंद्रिता है, एनिमिज्म जीववाद यहाँ पे है, अपलटावी यहाँ पे है। यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे
यहाँ पे कन्वर्सन नहीं है, यानी कि संधारण नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर होगा, राइट आंसर यही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है हमारा, मोहन मोहन स्पर्श के माध्यम से अपने दादा दादी के घर का पता लगाना पसंद करता है। एक दिन वह एक गर्म प्रेस को छू लेता है और उसका हाथ जल जाता है। मोहन को पता चलता है कि हालांकि कुछ वस्तुएं स्पर्श करने के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन गर्म प्रेस नहीं। पियाजे के अनुसार यह एक उदाहरण है। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नंबर 1 अनुकूलन, नंबर 2 समायोजन, नंबर 3 नकारात्मक पुनर्बलन, नंबर 4 सकारात्मक पुनर्बलन। तो क्या है यहाँ पे? ये है यहाँ पे समायोजन। क्या है ये? समायोजन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, समायोजन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, फोन पर अपनी दादी से बात करते हुए राजू अचानक चिल्लाता है, ओह उस खूबसूरत फूल को देखो। जब उसकी दादी उसे फूल का वर्णन करने के लिए कहती है तो राजू कहता है, वहाँ बाहर वहीं दीदी वहीं दादी, वहाँ बाहर वहीं दादी। आखिरकार वह निराश हो जाता है और फोन काट देता है। यह उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सेंटेशन, ऑप्शन नंबर 2 अहम केंद्रण और ऑप्शन नंबर 3 सहज विचार। तो क्या होगा ये? अहम केंद्रण। अहम केंद्रण हमने आपको बताया था ना, जब बच्चा खुद में ही मतलब बच्चा जो है हर ये मानने लगता है कि ये चीज़ ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ ठीक है, बाकी सब गलत है। तो क्या है कि अहम केंद्रण। तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, अहम केंद्रण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है आपका, पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। पियाजे के अनुसार मौजूदा योजनाओं में नई जानकारी को शामिल करने को कहा जाता है। संक्रियात्मक चिंतन, संतुलन, समायोजन या अनुकूलन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अनुकूलन। तो पियाजे साहब ने कितनी अवस्थाएं दी थी विकास की? 4 अवस्थाएं दी थी। कितनी दी थी? 4 अवस्थाएं दी थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था आपकी परीक्षा के लिए आज का। तो कैसा लगा आपका आज का सेशन? प्लीज़ क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए कैसा रहा आज का सेशन, कैसे लगी आपको आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और इसी तरह की नेक्स्ट क्लास लेकर के हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए समापन करते हैं आज की अपनी क्लास का यहीं पर और जल्द ही मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।